बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मॉड्यूल से हम स्टार्ट कर रहे हैं इनडिटरमिनेट एनालिसिस को, और ये हमारे पास उसका पहला लेक्चर है मेथड है मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। हमारे पास इसका बेसिक आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली मतलब हम इसको किस तरह परफॉर्म करेंगे, और वो भी हम एक एग्जांपल करेंगे आप 1 डिग्री। देन इसके बाद हम सेकंड डिग्री की तरफ जाएंगे। मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन से आप 1 डिग्री या 2 डिग्री तक मैक्सिमम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और फिर इसके बाद अगर 3 डिग्री तक जाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम या डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी की बात करते हैं। आपके पास अगर बेसिक एक ये स्ट्रक्चर है, दिस इज अ हेंसफोर्ड। तो अगर हम इसके स्टैटिकली इनडिटरमिनेट कितने डिग्री का है अगर उसकी बात करें, तो स्टैटिक इनडिटरमिनेसी हमारे पास हो जाएगी 3। फिक्स स्पॉट पे 3 अननोन है, और हमारे पास हिंज स्पॉट पे 2 अननोन है। 5 और अवेलेबल इक्वेशन हमारे पास 3 है, तो दिस विल बी अ 2 डिग्री इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम। बट इफ वी निगलेक्ट एक्सियल इफेक्ट्स, अगर हम एक्सियल इफेक्ट्स को या एक्सियल फोर्सेस को निगलेक्ट करें तो हमारे पास यहाँ पे कितने अननोन बच जाएंगे? 2, और यहाँ पे आपके पास 8, 3, और आपके पास इक्वेशन भी 8 रिड्यूस हो जाएगी। आप समीशन ऑफ x नहीं यूज कर सकते, 3 - 2 दिस विल बी अ 1 डिग्री इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम। अगर आपके पास सेम यहाँ पे एक हिंज लगा हो और यहाँ पे भी एक हिंज लगा हो, तो इससे इसकी डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी में आपके पास 4 डिग्री के बजाय सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री का इजाफा होगा, क्योंकि हम जब भी बीम एनालिसिस करेंगे या फ्रेम एनालिसिस करेंगे तो हम एक्सियल इफेक्ट को निगलेक्ट करेंगे। आपके पास इक्वेशन भी रिड्यूस होगा, 2 बच जाएगी, और आपके पास अननोन भी कम हो जाएंगे। मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर हम डिस्कस करें स्पोर्ट्स को, बेसिकली हम देखते हैं कि आप हमारे पास स्पोर्ट्स करते क्या हैं, फिर उसके बाद हम इसको एनालिसिस की तरफ जाते हैं। तो आपके पास लेट्स एज्यूम यहाँ पे आपके पास क्या है, एक रोलर स्पोर्ट है, आपके पास ये स्ट्रक्चर 1 डिग्री इनडिटरमिनेट है। अगर आपके पास ये स्पोर्ट ना होता तो आपके पास ये क्या होता, स्ट्रक्चर आपके पास इस तरह डिफ्लेक्ट होता, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या आती, डिफ्लेक्शन आती। इस स्ट्रक्चर की वजह से आपके पास ये डिफ्लेक्शन क्या हुई है, 0 हुई है। मतलब इसकी वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन आया होगा वर्टिकल रिएक्शन, उसने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, उसने क्या किया, इस डिफ्लेक्शन को 0 किया है। तो अगर हमारे पास ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल जितनी भी है, अगर हम वो फोर्स फाइंड कर दें जो उस डिफ्लेक्शन को 0 कर दें, तो वही हमारे पास इसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। वो वाली फोर्स जो इस डिफ्लेक्शन को, अगर यहाँ पे ये स्पॉट ना होता, इस डिफ्लेक्शन को 0 कर दें, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी फोर्स हो जाएगी, इस स्ट्रक्चर का, इस रोलर स्पॉट का रिएक्शन हो जाएगा। हमारे पास मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी स्पॉट पे आपको रिएक्शन चाहिए, तो आपके पास उस स्पॉट पे उस रिएक्शन ने जिस चीज़ को रोका हुआ है, अगर उसने रोटेशन को रोका हुआ है तो रोटेशन को अलाउ कर दें, अगर उसने डिफॉर्मेशन को डिफ्लेक्शन को रोका हुआ है तो डिफ्लेक्शन को अलाउ कर दें, और उस डिफ्लेक्शन को 0 करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो फोर्स फाइंड कर दें, वही फोर्स आपके पास उस वो वाला रिएक्शन हो जाएगी। यानी आपके पास ये यहाँ पे एक फिक्स स्पॉट है और ये रोलर स्पॉट है आपके पास, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुई है, डिफ्लेक्शन 0 हुई है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी डिफ्लेक्शन अलाउ कर दें और वो डिफ्लेक्शन फाइंड करें डेल, और देन हमारे पास साथ में एक ये स्ट्रक्चर बना दें, यहाँ पे एक फोर्स लगा दें AR1, फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं रिडंडेंट एक्शन 1। तो AR1 का मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए जो उस डिफ्लेक्शन को क्या कर दे, 0 कर दे। यानी AR1 की वजह से भी आपके पास ये अपवर्ड डिफ्लेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे डेल कहता हूँ, तो डेल शुड बी इक्वल टू डेल प्राइम। जब डेल प्राइम को इक्वल होगा, उस वक्त जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो आपके पास क्या होगी, आपका रिडंडेंट एक्शन हो गई। तो हमारे पास इससे बचने के लिए हमारे पास कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूनिट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। हमारे पास यहाँ पे यूनिट लोड कितनी डिफॉर्मेशन पास करते हैं वो फाइंड करते हैं, और उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं FCC। ये आपके पास क्या दे देगा, AR1 दे देगा। तो हमारे पास बेसिक प्रोसीजर क्या है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट का एक्शन चाहिए तो आपने उसकी वो वाली कैपेबिलिटी खत्म कर देती है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके डिफ्लेक्शन को अलाउ किया, तो मैं सेम प्रोसीजर किसके साथ कर सकता हूँ, फिक्स स्पॉट पे आपके फिक्स स्पॉट ने किसको रोका हुआ है, डिफ्लेक्शन को भी और रोटेशन को भी। तो मैं क्या कर दूँ, अगर इसकी रोटेशन अलाउ कर दूँ तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, थीटा प्रोड्यूस होगा। तो उसको रोकने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करनी होगी, एक मूवमेंट अप्लाई करनी होगी जो कि इसको अपवर्ड डिफ्लेक्ट करेगी। और जब आपके पास ये थीटा ए डैश के बराबर हो, यानी कि थीटा ए प्लस थीटा ए डैश विल बी इक्वल टू 0, तो आपके पास थीटा ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, AR1
टाइम अल्फा ए। अल्फा ए आपके पास क्या है, यूनिट मूवमेंट की वजह से जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम अल्फा ए कहते हैं। ये डबल सब्सक्रिप्ट का ये मतलब है कि हमारे पास रोटेशन एट ए ड्यू टू एक्शन एट ए। आपके पास यहाँ पे एफ सी सी, रोटेशन डिफ्लेक्शन ऑफ सी ड्यू टू द फोर्स एट सी। सो हमारे पास यहाँ पे थीटा ए हम फाइंड कर देंगे इसके थ्रू, ये यूनिट लोड मेथड या कोई भी मेथड फाइंड करके थीटा ए फाइंड कर देंगे, उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। देन ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ए आर वन टाइम अल्फा ए विल बी इक्वल टू थीटा ए। आपके पास अगर इसको आप क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अगर नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास बेसिकली ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अल्फा ए विल बी इक्वल टू थीटा ए डिवाइडेड बाय ए आर वन विल बी इक्वल टू थीटा ए डिवाइडेड बाय अल्फा ए इन केस ऑफ रोटेशन। और अगर हम इन केस ऑफ डिफ्लेक्शन की बात करें तो ए आर वन विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय एफ सी सी। सो बेसिकली हमारे पास हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। अगर 1 डिग्री डिटर्मिनेट हो, अगर डिफ्लेक्शन को अलाउ कर रहे हैं तो हम डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे एंड देन यूनिट लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन होती है वो फाइंड करना है। सो हम इसके लिए बेसिक जो है स्टैंडर्ड फार्मूलाज को नहीं यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास उसमें थोड़ा सा भी केस डिफरेंट हो, आपको ये सोचना पड़ता है कब रिलीज करना है, क्या रिलीज करना है और किसको अलाउ करना है। सो हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए यूनिट लोड मेथड को, यानी कि मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। हमारे पास बेसिक प्रोसीजर क्या रहेगा कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है, सेम में वही स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, सब्जेक्टेड टू यूडीएल। ये हमने इसका क्या करना है, एक स्पॉट को रिलीज करना है। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट में करता हूँ, इसको रिलीज करता हूँ, तो इसकी वजह से आपने क्या करना है, मूवमेंट के फंक्शन लिखना है। मूवमेंट के फंक्शन फॉर एग्जांपल एम इक्वल टू, इस केस में आपके पास अगर ये डब्ल्यू है तो इस तरफ से अगर मैं लिख दूँ तो डब्ल्यू नॉट एक्स स्क्वायर बाय 2 और फ्रॉम 0 टू एन। देन आपने क्या करना है, यूनिट लोड मेथड में आपके पास एक रियल एनालिसिस करना होता है, एक वर्चुअल एनालिसिस करना होता है। तो वर्चुअल एनालिसिस के लिए आपने यूनिट लोड लगाना है और उसके लिए फंक्शन लिखने हैं एक्स, एम विल बी इक्वल टू माइनस एक्स फ्रॉम 0 टू एन। हमने बेसिकली दो बार फंक्शन लिखने हैं अगर हमें एक पॉइंट पर लिखनी चाहिए, एक मूवमेंट के लिए और एक एम के लिए। देन उसके बाद बस जस्ट कैलकुलेशन और फार्मूले में पुटेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन प्लस अगर ये हमारे पास बी है तो एफ बी बी टाइम ए आर वन विल बी इक्वल टू 0। और अगर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो रिएक्शन हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ए आर वन विल बी इक्वल टू माइनस डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाई एफ बी बी। सो डिफ्लेक्शन तो हमें पता है किसके बराबर है, डिफ्लेक्शन आपके पास m इंटू एम डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई के बराबर है। लेकिन एफ बी बी हमारे पास विदाउट एनी एनालिसिस, कुछ भी एनालिसिस किए बगैर हम एफ बी बी किस तरह फाइंड करेंगे, तो एफ बी बी हमारे पास स्मॉल एम स्क्वायर डी एक्स बाई ई आई के बराबर होगा। यूनिट डिफ्लेक्शन जो आपके पास यूनिट लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन होती है एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई के बराबर होगी, और ये एम कैपिटल वाला एम होगा, यानी कि माइनस एक्स होल स्क्वायर के बराबर होगी फ्रॉम 0 टू एन। सो आपने जस्ट फंक्शन लिखने हैं, डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है और एफ बी बी फाइंड करने से पुटिंग करनी है, आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। ये हमने ये नहीं देखना कि हमने कौन सा स्पॉट रिलीज करना है या किसको रिलीज करना है। आपके पास अगर 1 डिग्री इंटरमीडिएट हो तो ट्राई करें उसको कैंटिलीवर बनाने की। हमारे पास कैंटिलीवर के केस में उसका एनालिसिस इजी होता है विद रिस्पेक्ट टू सिंपली स्पॉटेड बीम। अगर आप मूवमेंट को रिलीज कर रहे हैं तो देन ट्राई करें कि हमारे पास वो क्या बन जाए, सिंपली स्पॉटेड बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे यहाँ पे रिलीज करता, मूवमेंट को रिलीज करता, तो मेरे पास एक बार मूवमेंट के फंक्शन लिखने पड़ते और दूसरी बार एम थीटा के फंक्शन लिखने पड़ते। एक बार मूवमेंट के, दूसरी बार एम थीटा के। सो मूवमेंट की वजह से आपके पास थीटा ए आ जाता, जो कि आपके पास एम इंटू एम डी एक्स के बराबर होगा, और थीटा अल्फा ए किसके बराबर हो जाएगा, एम थीटा का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अल्फा ए विल बी इक्वल टू एम थीटा का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर आपके पास यूनिट अल्फा ए फाइंड करना है, एम थीटा का स्क्वायर। अगर आपने एफ बी बी फाइंड करना है तो एम स्क्वायर के बराबर होगा, और डिफ्लेक्शन और रोटेशन हम यूनिट डॉट मेथड में डिटेल से डिस्कस कर चुके। सो इस पे बेस हम एक एग्जांपल करते हैं सिंपल, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे सब कुछ। सो बेसिकली हमारे पास इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। अगर सबसे पहले हम
डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो हमारे पास क्या है 1 डिग्री, आप बाय इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 अननोन होंगे, यहाँ पे 1 अननोन होगा, तो 3 - 2 आपके पास 1 डिग्री, क्योंकि हम एक्सियल इफेक्ट को निगलेक्ट कर रहे हैं। सो हमारे पास वैसे क्या होगा, हम इसको फ्री करेंगे रिडंडेंट एक्शन से। आप यहाँ पे मूवमेंट को भी रिलीज कर सकते हैं या यहाँ पे आप डिफ्लेक्शन को भी रिलीज कर सकते हैं। सो हम दोनों मेथड से ट्राई करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट को यहाँ पे रोलर स्पॉट को खत्म कर दूं, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगी, डिफ्लेक्शन आएगी। सो मुझे क्या करना होगा, 2 बार एनालिसिस करने होंगे, एक बार रियल एनालिसिस और एक बार वर्चुअल एनालिसिस, क्योंकि मुझे इस पॉइंट की डिफ्लेक्शन चाहिए। लेट्स कॉल इट सी। मुझे सी पॉइंट की डिफ्लेक्शन चाहिए, तो उसके लिए मुझे 2 बार एनालिसिस करना होगा, एक बार वर्चुअल एनालिसिस और एक बार रियल एनालिसिस। अगर रियल एनालिसिस की बात की जाए तो इसमें एक बात याद रखें कि आपने एक्स का जो बेस है वो सेम रखना है, मतलब पूरे फंक्शन के लिए। अगर आपके पास यहाँ पे 10 वो भी बन रहे हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, 2-3 बन रहे हो, तो आपने कोशिश करनी है कि बेस सबकी सेम रखें। फॉर एग्जाम्पल कैंटिलीवर के केस में बेस में क्या रख देता हूँ, फ्री एंड पर रख देता हूँ ये एक्स, और दूसरे को भी हम एक्स ही कहेंगे। यहाँ पे x1 और x2 कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हम m और m डैश के लिए अलग अलग सेम फंक्शन लिख रहे हैं। सो अगर मैं बात करूँ पहला फंक्शन, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा x के लिए, फ्रॉम 0 to 6। एंड देन आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरा कट यहाँ पे होगा, ये आपके पास 6 है, ये 50 है, तो m आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, -50 इंटू x - 6। आप लेफ्ट से ले रहे हैं, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है, मूवमेंट r आपके पास x - 6 है, -50 इंटू x - 6 फ्रॉम 6 to 12। एंड देन आपने स्मॉल m, और स्मॉल m को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन की जरूरत है। ये आपके पास यहाँ पे यूनिट लोड लग रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन से ये रिप्रेजेंट हो सकते हैं। सो m विल बी इक्वल टू -x फ्रॉम 0 to 12। सो हमारे पास एनालिसिस का इतना ही था, बाकी इसके बाद जस्ट इंटीग्रल को अप्लाई करना है। अगर आप डिफ्लेक्शन की बात करें तो डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू m इंटू m dx। आपके पास 0 से 6 तक कैपिटल M 0 है, तो स्मॉल m जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, फ्रॉम 6 to 12। कैपिटल M 6 to 12 क्या है आपके पास, -50 इंटू x - 6, और स्मॉल m आपके पास क्या है, 0 से लेकर 12 तक। अब 6 से लेकर 12 भी हमारे पास इसी डोमेन में लाई करते हैं, हम अलग अलग डोमेन लिख रहे हैं ना, 6 से लेकर 12 तक हमें स्मॉल m चाहिए, वो हमारे पास इसी डोमेन में लाई करते हैं, 0 से लेकर 12 तक। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x dx। सो अगर आप इसको फाइंड कर दें तो डिफ्लेक्शन आपके पास आ जाएगी 9000 डिवाइडेड बाई EI। नाउ हमारे पास क्या चाहिए, हमें यूनिट लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन होती है, यानी कि FCC, तो वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, m² dx। अब हमारे पास स्मॉल m की वैल्यू क्या है, -x फ्रॉम 0 to 12। सो इसकी वजह से आपके पास 0 to 12 स्मॉल m की वजह से आपके पास जो FCC आएगा वो आपके पास 576 के बराबर हो जाएगा। नाउ हमारे पास जस्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है और AR1 आपके पास फाइंड हो गया। AR1 आपके पास किसके बराबर है, डिफ्लेक्शन प्लस AR1 टाइम FCC विल बी इक्वल टू 0। सो AR1 विल बी इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन आपके पास कितनी है, 9000, EI कैंसिल हो जाएगा, ये भी 576 बाई EI हो, सो डिवाइडेड बाई 576, तो ये आपके पास आ जाएगा 15.675 AR1। सो इसके लिए हमें ये नहीं देखना पड़ा कि हमने किसको रिलीज करना है या कौन सा फार्मूला यूज करना है, जस्ट हमने जिसको, अगर आप यहाँ पे मूवमेंट को रिलीज करते तो यहाँ पे आपको जस्ट m थीटा का फंक्शन लिखना पड़ता, और आपके पास क्या होता, अल्फा AA होता, वो किसके बराबर हो जाता, m थीटा होल स्क्वायर के बराबर हो जाता, जो भी होता आपके पास ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास ये m की वजह से यहाँ पे आपके पास अननोन हो जाता है, और m मूवमेंट के फंक्शन भी चेंज हो जाते हैं, उसके लिए मूवमेंट के फंक्शन आपको दोबारा लिखने पड़ते हैं, और अल्फा है जिसको भी रिलीज करें। आप जस्ट ये नहीं देखना कि किसको रिलीज करना है या किसको नहीं रिलीज करना, 1 डिग्री में जिसको भी रिलीज करें आपने जस्ट मूवमेंट का फंक्शन लिखने हैं, यूनिट लोड की वजह से जो फंक्शन आया है वो लिखने, और देन उसके बाद इक्वेशन को अप्लाई कर देने। बाकी इसके बाद तो आपके पास डिटर्मिनेंट एनालिसिस है। अगर ये आ जाएगा 15.625 समेशन f ऑफ y से, अगर ये 50 डाउनवर्ड लग रहा है 15.625, तो ये आपके पास आ जाएगा 34.8
375 अपवर्ड लाइक आएगा। और यहाँ पे जो मूवमेंट हो जाएगी, मूवमेंट किसके बराबर हो जाएगी, मूवमेंट विल बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 15.625 मल्टीप्लाई बाई 12, 112.5। और ये स्ट्रक्चर हमारे पास फुली एनालाइज हो गया है। हमारे पास मूवमेंट 112.5, मैंने इस पॉइंट पे मूवमेंट लेके हल किया डायरेक्टली, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस पॉइंट पे मूवमेंट लेकर स्टेप बाय स्टेप। 50 इंटू 6 माइनस 15.625 और समीशन एफ ऑफ वाई भी आपके पास क्या है, पहले से। सो हमारे पास ये इसका बेसिक था। हमने क्या करना है, जस्ट रिलीज करना है जो स्पॉट्स हमारा दिल चाहे। हमने 2 बार फंक्शन लिखना है, एक बार मूवमेंट के लिए, एक बार एम थीटा के लिए या एम के लिए। अगर आपने डिफ्लेक्शन रिलीज किया तो एम के लिए, और अगर थीटा रिलीज किया तो एम थीटा के लिए। देन एफ सी सी या अल्फा सी सी फाइंड करना है, अल्फा ए या अल्फा सी सी जो भी है। और देन उसके बाद आपके जस्ट फार्मूले को अप्लाई करना है।